Good morning, student. This is Ruby Rathore, your science teacher. Student, today I am going to continue our second chapter, Microorganisms, Friend and Foe. Student, in this lecture, you have already learned about some basic concept like as the bacteria or microbes, how they act as a friend and how they act as a foe. Student, in this chapter, you have already studied the activity 2.4. In this activity, you have already learned that how an yeast fermented the sugar. यहाँ पर आपने देखा है कि ईस्ट किस तरह शुगर को क्या करता है, फर्मेंट करता है. इस एक्टिविटी को आप दोबारा रीड कर लीजिए. नाउ टेक हाफ kg फ्लोर और आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. आपको क्या करना है, आधा kg मैदा लेना है या आटा लेना है, उसमें आपको कुछ चीनी मिलानी है. चीनी के बाद आपको कुछ गर्म पानी उसमें मिलाना है. उसके बाद आप कुछ ईस्ट पाउडर को उसमें मिक्स कर देंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू नीड टू मेक द सॉफ्ट डो. आपको क्या करना है, उस आटे को गूंथना है और सॉफ्ट डो बना देना है. सॉफ्ट डो बनाने के बाद आपको उस आटे को 2 आवर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है. आफ्टर 2 आवर यू विल बी नोटिस्ड, आप क्या नोटिस करेंगे, द मैदा विद ईस्ट पाउडर रेज्ड टू डबल. यानी कि जो मैदा होगी आपकी ईस्ट पाउडर के साथ वो कितनी उठ जाएगी, डबल हो जाएगी. यानी कि अपने साइज के जस्ट डबल हो जाएगी. आप देख सकते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फिगर, रेज्ड मैदा. यानी कि जितना हमने डो लिया था, डो अपने आप से जस्ट कैसा हो गया है, डबल. हाउ इट्स डबल इटसेल्फ, ये अपने आप को डबल क्यों कर लिया, या कह सकते हो व्हाट मैकेनिज्म बिहाइंड दिस टू डबल द रेज्ड मैदा. यानी कि जो उठी हुई मैदा है उसको डबल करने में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इसके अंदर परफॉर्म हुआ है. सो स्टूडेंट, लेट रीड हाउ ईस्ट रिप्रोड्यूस. ईस्ट अपने आप को किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपनी ही संख्या को बढ़ाना, यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली. ईस्ट अपने आप को रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस करने के बाद प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये किसको प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है. ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन बबल्स ऑफ द गैस फिल्ड द डो. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ईस्ट के रिप्रोडक्शन के दौरान क्रिएट हुई है वो इस डो में जगह जगह भर जाएगी एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. और इस डो का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी. ओके, दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. आपने ब्रेड्स को नोटिस किया होगा, पेस्ट्री आपने खाई होगी, केक को आपने देखा होगा. यहाँ इसमें सब में हम मैदा का यूज़ करते हैं. और यहाँ पर जो ब्रेड, पेस्ट्रीज या केक हैं, इनको बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है. ईस्ट का प्रयोग करने का मेन रीज़न ये होता है, इट इज़ चीप. ये कैसी है, सस्ती है. इट मीन्स इट इज़ वेरी यूज़फुल टू यूज़ एज अ कॉमर्शियल पर्पज़. यानी कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है अगर हम इसको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. कॉमर्शियल पर्पज़ इन द सेंस आप कह सकते हो मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल आटे को फुलाने के लिए, उसको स्पॉन्ज बनाने के लिए, फुल्फी बनाने के लिए होता है. सो नाउ रीड द नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिम्स का कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है. सो स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. मैंने आपको कल भी बताया था कि ईस्ट का प्रयोग हम एल्कोहल बनाने में करते हैं. एल्कोहल बनाने में कैसे करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल ईस्ट फर्मेंटेड द शुगर एंड कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल. ईस्ट शुगर सॉल्यूशन को फर्मेंट कर देता है और फर्मेंटेशन के बाद उसको एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. लाइक एज द एसिटिक एसिड को हम जनरली विनेगर बोलते हैं, सिरका. ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grains like the barley, wheat, rice, crushed fruit, etc.
यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, इसमें जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का करते हैं। सो इस पर्पज़ के लिए ईस्ट को नेचुरल शुगर से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, नाउ रीड द एक्टिविटी 2.4। टेक 500 ml वीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। आपको एक आधा लीटर का वीकर लेना है जिस लाइक एज द 500 ml, और उसको 3/4 पानी से भर देना है। डिजॉल्व 2 and 3 टीस्पून ऑफ शुगर, उसमें 2 से लेके 3 चम्मच आपको ऐड करनी है। आफ्टर दैट 1 स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद आपको उसमें क्या यूज करना है, 2 से 3 चम्मच आपको ईस्ट पाउडर का यूज़ करना है। कीप इट कवर इन द वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर, और आपको 4 से 5 घंटे के लिए उस शुगर सॉल्यूशन को ईस्ट के साथ जो हमने बनाया है उसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। अब आपके सामने जो सॉल्यूशन है उसको आप सूंघ कर देखिए। आप उसे जैसे ही स्मेल करेंगे तो उसकी जो स्मेल होगी वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पर हमने क्या किया है, मैं दोबारा आपको इस प्रोसेस को रिमाइंड करा देती हूँ। आप घर पर ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको आधा लीटर का एक बीकर लेना है, उसको 3/4 गर्म पानी से फिल कर देना है। उसके बाद आपको उसमें 2 से 3 चम्मच शुगर मिलाना है, और उसके बाद आपको 1 या 1.5 चम्मच उसमें ईस्ट पाउडर मिला देना है। उसके बाद उस शुगर सॉल्यूशन को आपको 4 से 5 घंटे तक रख देना है। रखने के बाद यू हैव नोटिस दैट द स्मेल कम्प्लीटली चेंज ऑफ द सॉल्यूशन। आप ये नोटिस करेंगे कि उस सॉल्यूशन की जो स्मेल है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। वो स्मेल जो चेंज हुई है वो क्या है, कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको उसमें से कोई स्मेल आ सकती है या आ रही है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर उस सॉल्यूशन की जो स्मेल चेंज हुई है वो किसके कारण हुई है, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एज द शुगर। यहाँ पर शुगर किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी एल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, this is the definition of the fermentation. Let's read. The process of conversion of sugar into alcohol. शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है is known as fermentation. इसी को ही हम क्या कहते हैं, fermentation कहते हैं। This is very simple process. Next, आप देख सकते हैं यहाँ पे लुई पॉस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुई पॉस्चर नाम के ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। आफ्टर फर्मेंटेशन, यहाँ पर आप कह सकते हो आपके इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और बहुत सारी चीज़ें फर्मेंटेशन के बेस्ड पर बनना शुरू हो गई। इट मीन्स फर्मेंटेशन से पहले, या कह सकते हो कि ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन से पहले हम इतने सारे खाने के या फूड आइटम्स जो हैं उनको क्रिएट नहीं कर सकते थे। बट आफ्टर फर्मेंटेशन बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो गई, लाइक एज द टोस्ट, ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा है कि जो यूजेस हम माइक्रोब्स के या बैक्टीरियाज के हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपके यूज़ कैसे हैं, वो आपके फेमिलियर यूजेस हैं। इन सारे यूजेस में आप ये देख सकते हैं कि द माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्ट लाइक एज अ फ्रेंड। हाउ एन माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्ट लाइक एज अ फ्रेंड, कि वो हमारे लिए फ्रेंड की तरह एक्ट कैसे कर रहे हैं। अभी तक आपने कर्ड में जो सीखा, कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो भी हमारे लिए यूज़फुल था। यहाँ पर आप ईस्ट देख रहे हैं, ईस्ट इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल बैक्टीरिया। बट नाउ द अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन द मेडिकल साइंस में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स को बहुत वास्ट रेंज में यूज़ करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इसको यूज़ करते हैं। हाउ, आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने अभी लुईस पॉस्चर का नाम लिया है, लुईस पॉस्चर ने एक नई टेक्निक को जनरेट किया था जिसको हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। जनरली आपने पॉस्चराइजेशन को सुना हुआ होगा, जब जो दूध आप पैकेट्स में लेते हैं वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। पॉस्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है कि हम मिल्क को, उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने के लिए पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उसके बाद रैपिडली उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, और आफ्टर दैट
उसको हम पैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम दूध को, कच्चे दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद जब हम उसे रैपिडली ठंडा करते हैं तो उसके अंदर की जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो निकल जाती है, और जब उसे हम पैकेट में सील कर देते हैं तो फिर उसके बाद उसमें बैक्टीरिया आने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज द पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन टेक्निक इज इंट्रोड्यूस बाय द लुईस पास्चर। ओके, इस टेक्निक के कारण ही आप आज दूध को पैकेट्स में प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी हो आप दूध को पैकेट्स में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नाउ रीड द मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। आप माइक्रो ऑर्गेनिम्स के मेडिकल यूज़ को कैसे देख सकते हैं? तो मेडिसिनियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स। रीड, whenever you fall ill, जब आप बीमार पड़ते हैं, whenever you fall ill, जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर may give you some antibiotics, डॉक्टर आपको क्या देते हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ हमको कैप्सूल्स दिए जाते हैं, या फिर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सच एज द पेंसिलिन। अब ये आपका जो पेंसिलिन है, आपने इसको ऊपर रीड किया था, दिस इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी क्या होता है? एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, पेंसिलियम जिसे हम बोलते हैं। सो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन, इस पेंसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके एंटीबायोटिक्स टैबलेट हैं, या कह सकते हो जो पेंसिलिन की कैटेगरीज में जो टैबलेट्स, इंजेक्शंस या कैप्सूल्स आते हैं, वो सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जनरेट किए जाते हैं। यानी कि इनके जो सोर्स हैं वो कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप, ये मेडिसिन्स क्या करते हैं? या तो जो आपके बैड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में या वायरस इंजेक्ट हुए होते हैं उनको या तो मार देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ओके, डिसीज यहाँ पे बोल सकते हो आप, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स। ओके, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। यानी कि वो सारी दवाइयाँ, यहाँ पे आप इसको एक डेफिनेशन के तौर पर भी ले सकते हो कि द मेडिसिन्स हु या विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स। Medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms such medicines are called the antibiotics। वो सारी दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स क्रीम भी आती हैं मार्केट में, आपने देखा हुआ होगा जनरली। Next, these days a number of antibiotics are being produced from the bacteria। आज के दिनों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया या फंजाई से क्रिएट किए जाते हैं, लाइक एज द स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन को देख सकते हैं, टेट्रासाइलिन को देख सकते हैं, एंड द एराइथ्रोमाइसिन को देख सकते हैं। ये आपकी 3 दवाइयों के नाम हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट is streptomycin, second is tetracycline, and third is erythromycin are some of the commonly known antibiotics। ये आपकी कुछ commonly known antibiotics हैं which are made from fungi और बैक्टीरिया, जो किससे मिली हुई हैं, किससे बनी हैं? फंजाई या बैक्टीरिया से मिलकर बनी हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms are used to cure a variety of disease। इन एंटीबायोटिक्स को हम बहुत कह सकते हो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं? बनाते हैं, जो बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स को जनरली टारगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। एंटीबायोटिक्स को हम किसके साथ मिक्स करते हैं? खाने के साथ। किनके?
जो आपके लिव स्टॉक्स होते हैं या पोल्ट्री फार्म्स, लिव स्टॉक्स का मतलब जो आप कैटल फार्मिंग करते हैं, गाय भैंसों का या बकरी का पालन जो होता है, यहाँ पर जो बकरी पालन फार्म होते हैं, बकरी पालन के लिए जो फार्म बनाए जाते हैं या गाय भैंसों को पालने के लिए जो फार्म बनाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में हम मुर्गियों का पालन करते हैं, तो इनके खाने में हम एंटीबायोटिक्स को मिक्स करते हैं। किसके लिए? टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है। देयर आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज़, हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत सारी पौधों में होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। सो स्टूडेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। सो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स शुड टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। क्यों? एंटीबायोटिक्स का रिएक्शन या इसके मैकेनिज्म हर किसी की बॉडी पर एक जैसी नहीं होती, इसलिए हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स को नहीं ले सकते। ओके, लेना भी नहीं चाहिए, ये हमारे हेल्थ पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर। अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं व्हेन यू नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, इट मे मेक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर। तो वो आपके शरीर पर गलत प्रभाव डालेगा और भविष्य में आपको कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित कर देगा। ओके, ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हमें बीमारी नहीं है या फिर हमें ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स लेने की और फिर भी हम एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो यूज़फुल बैक्टीरिया होंगे, ये एंटीबायोटिक्स उन यूज़फुल बैक्टीरियाज को भी क्या कर देगा? किल कर देगा। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू में इफेक्टिव नहीं होते। रीज़न मीइंग, बैक्टीरियाज को मारने की जो मैकेनिज्म होती है वो डिफरेंट होती है वायरस से। इट मीन्स अगर हम वायरस से जनरेटेड किसी भी डिसीज़ में बैक्टीरिया की दवाई खाते हैं या फिर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड या फ्लू, दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द वायरस। ये वायरस से जनरेटेड बीमारियां हैं। अगर हम इन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का कोल्ड या फ्लू पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वायरस को मारने की मैकेनिज्म अलग होती है और बैक्टीरियाज को मारने की मैकेनिज्म अलग होती है। यही कारण है कि जब आपको कोल्ड हो जाता है तो कोई भी दवाई काम नहीं करती। ओके, नाउ वैक्सीन क्या होती है? वाई चिल्ड्रन इनफैक्ट गिवन वैक्सीनेशन। बच्चे वैक्सीनेशन से मतलब बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है? जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशु। ओके, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाता है, टीकाकरण कराया जाता है। वो क्यों कराया जाता है? स्टूडेंट, जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको ये पता नहीं होता कि किसी भी अनजान बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिम्स के साथ कैसे डील करना है। तो बच्चे की बॉडी या हमारी बॉडी को एक न्यू माइक्रोब से इंट्रोड्यूस कराने के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को ये बताने के लिए कि हाउ डील विद दैट माइक्रो ऑर्गेनिम्स, हमें वैक्सीनेशन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, अगर आप चिकन पॉक्स देते हैं तो बचपन में बच्चों को चिकन पॉक्स का टीकाकरण कराया जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस सम डेड माइक्रो ऑर्गेनिम्स इनसाइड द इन्फेंट और चिल्ड्रंस बॉडी। हम बच्चों के बॉडी में बचपन में चिकन पॉक्स के डेड माइक्रो ऑर्गेनिम्स को या वीक माइक्रो ऑर्गेनिम्स को एंटर कराते हैं वैक्सीनेशन के दौरान। वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन आप दवा देखते हैं, उस दवा में किसी पर्टिकुलर बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स या तो डेड स्टेट में होते हैं या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स वीक स्टेट में होते हैं। ओके,
तो उस दवा में वो डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हम बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, जिससे बच्चे की बॉडी को उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स से क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स से जान पहचान होती है और उसकी बॉडी उस डेड माइक्रो ऑर्गेनिम या वीक माइक्रो ऑर्गेनिम्स से लड़ती है, जिसके कारण वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को बुखार वगैरह हल्का कुछ आता है। इसका मतलब होता है कि उसकी बॉडी उन डेड माइक्रो ऑर्गेनिम से लड़ रही है और उसके बाद उसकी बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को अपने अंदर से समाप्त कर देती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने बच्चों के बॉडी को या अपनी बॉडी को वैक्सीनेशन के कारण उस नए माइक्रो ऑर्गेनिम से इंट्रोड्यूस कराया है, जिसे अगर फ्यूचर में हमारी बॉडी ने कभी अपने अंदर लिया तो उसे पता है कि हाउ कैन वी डील इट, हम इसे कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगा हुआ है, आपको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता होगा कि चिकन पॉक्स के वायरस से या बैक्टीरिया या जो भी है आपका माइक्रो ऑर्गेनिम, उससे कैसे रीड करना है, कैसे लीड करना है उसको। ठीक है, मतलब आप उससे कैसे डील करेंगे, उसको लीड करेंगे या उसे मारेंगे या उसके साथ रहेंगे, कैसे, आपके इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि हाउ कैन बी डील इट, हम इसे कैसे डील कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो वैक्सीनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू अवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी के लिए वैक्सीनेशन आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो चुकी है। आप यहाँ पे एक कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हो। कोरोना वायरस एक नया वायरस है। हमको जितने भी वैक्सीन लग चुके हैं, उन वैक्सीनेशन में कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं लगा था, इसलिए हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हम कोरोना वायरस से कैसे डील करें। ओके, यही कारण है कि हम कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो हमें बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। सो व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर आपने किसी चिकन पॉक्स के बच्चे के अंदर किसी चिकन पॉक्स के वायरस को एंटर कराया थोड़े अमाउंट में, तो बच्चे की बॉडी क्या क्रिएट करना शुरू कर देगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी। ओके, टू फाइट द इन्वेडर, यानी कि जो भी इन्वेडर होंगे, इन्वेडर क्या होते हैं? बहरूपिये, या फिर कह सकते हो कि जो भी बाहर से चीज़ें आती हैं उन्हें हम इन्वेडर्स बोलते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर, बॉडी को ये याद रहता है हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। अगर ये दोबारा बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी को ये पता होता है कि भविष्य में हमें इसे कैसे लड़ना है। अगर आप एक बार किसी चीज़ से लड़ना सीख गए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि आप आगे उससे कैसे डील करेंगे। तो बिल्कुल यही होता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कि जब बचपन में हम थोड़े से माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर कराते हैं, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर कराते हैं, तो बॉडी उससे फाइट करती है और ये सीख लेती है कि अगर भविष्य में ये दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमें इससे कैसे डील करना है। ओके, नाउ इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हेल्दी बॉडी, अगर हेल्दी बॉडी में इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सो द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। बॉडी क्या करती है? उन इन्वेडिंग बैक्टीरिया से फाइट करती है और उनको मार देती है बाय प्रोड्यूसिंग सम सुइटेबल एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, जो एंटीबॉडी माइक्रोब से लड़ने में प्रोड्यूस हुई थी वो हमारी बॉडी में हमेशा के लिए बनी रहती हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम प्रोटेक्ट रहते हैं किससे? लेट्स सी, फ्रॉम दीज डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। इन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब से हम कैसे रहते हैं? बिल्कुल प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट दिया गया है आपका, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। इससे आपको ये सीखने को मदद मिली होगी कि वैक्सीन किस तरह से वर्क करती हैं। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, कुछ बीमारियां जैसे कि कॉलरा,
ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपाटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। इनको भी हम वैक्सीनेशन से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने 1798 में सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को बनाया था, डिस्कवर किया हुआ था। आई होप you can understand all this topic. Next we will study in our next lecture. Okay student, I hope you can understand.